Hello everyone. So now today we are starting a new topic, that is jobless growth. Very important topic. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है तो हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ होती है, और जब हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हमारी जीडीपी भी बढ़ती जाती है। तो जब हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होती है, दैट मीन्स हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो पुअर कंट्रीज़ जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे ज़्यादातर किस चीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है? अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है जब टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर वो यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है, जीडीपी को ग्रोथ होगी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर करेंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर हम लोग कौन सी कोशिश करते हैं? एम्प्लॉयमेंट की टेक्नोलॉजी। तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है कि जब जॉब से लोगों को निकाल दिया जाए, उसके बाद भी अगर कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो वो सिचुएशन कहलाती है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब हमारी कंट्री का आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी कंट्री का जो आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, न्यू मशीन्स लाने के कारण हो रहा है, जिसके कारण हमने बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया है। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो है मगर उस रेट से नहीं बढ़ी। बहुत से लोगों को तो हमने न्यू टेक्नोलॉजी के आने के कारण जॉब से निकाल दिया, क्योंकि हमें अब उतने लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, मशीन्स ही वो काम कर देगी। तो मतलब लोगों को जॉब से निकाल देने के बाद भी हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के बाद हमारी कंट्री में आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारी कंट्री में आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ हो रही है। तो उस चीज़ को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। सो नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग फीचर है वर्कफोर्स का, दैट इट इंक्लूड्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। मतलब इसमें ज़्यादातर कौन से जॉब वर्कर्स आते हैं? कैजुअल, जिनके पास परमानेंट काम नहीं होता। तो कैजुअली वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हमारी कंट्री में, उनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 72 में 23% थे तो 83 में 28% हो गए, 93 में 31% हो गए, फिर स्लाइटली 30 पे हुए, कम हुए, फिर 11, 12, 17, 18 में 25% हुए। मतलब ये परसेंट कम होने लगा है कैजुअल वर्कर्स का। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हमारी कंट्री में 72 में 61% थे, 83 में 57 हुए, फिर 54, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ बिजनेस हमारी कंट्री में परसेंटेज क्या होता जा रहा है? कम। एंड देन रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स जो है वो टोटल वर्कफोर्स के हमारे यहाँ 15% थे, 72 में 99 में 18% हो गए, 11-12 में 22% हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। सो ये फिगर हमें ये बताता है कि हमारे वर्कफोर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन के कारण। तो अब टॉपिक उठता है कैजुअलाइजेशन है क्या? तो बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल एरिया। बहुत सारे वर्कर्स जो है रूरल एरिया में ही मिलते हैं। पीपल वर्क ऑन देयर ओन फार्म। बहुत सारे लोग अपने खेतों में खुद काम कर रहे हैं। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है तो भी वहाँ 10 लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो उतना ही होगा, चाहे 1 पर्सन काम करे चाहे 10 लोग काम करें। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है, जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही हैं, बट नेम से, क्योंकि दिख रहा है बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत से लोग काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। फिर टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज़, दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट। तो लोग बहुत सी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में गांव छोड़कर शहर पे शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं कि हमें वहाँ अच्छे जॉब मिलेगा, मगर वहाँ जाकर भी उनको परमानेंट जॉब्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स जो है, मतलब जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, वो परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर वर्कर इन टोटल वर्क फोर्स टेंड टू राइज। मतलब कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज और बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में, तो उसको कहा जाता है कैजुअलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है हायर एंड फायर। जितने स्किल वर्कर्स होंगे उनको जॉब पे रखेंगे,
जितने स्किल्ड नहीं होंगे उनको फायर करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एनी टाइम एनी पर्सन कैन मूव आउट फ्रॉम द जॉब, दैट इज कैजुअलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फॉर्मल सेक्टर और एक है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मीन्स वो सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, विच हायर 10 और मोर वर्कर्स, जो कम से कम कितने लोगों को हायर कर सकते हैं? 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या कहा जाता है? फॉर्मल वर्कर। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेज जो 10 लोगों को हायर कर सकती है, 10 से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकती है, उनको कहा जाता है फॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाती है, जो हायर करते हैं वो 10 लोगों से कम लोगों को, और ज़्यादातर उन लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। From the viewpoint of employment status, difference between formal और informal is organized and unorganized sector. तो workers in formal sector are entitled to social security benefits. फॉर्मल सेक्टर वालों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटीज़ हैं, वाइल इनको नहीं मिलते क्योंकि इनके पास जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं हैं। फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स किस में होता है? फॉर्मल में, क्योंकि वहाँ उन लोगों के नियम कानून फिक्स हैं, अगर उनको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी तो उन लोग क्लेम कर सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल में ऐसे कोई नियम कानून नहीं है। फॉर्मल में आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो, नॉर्मल सबके इंटरेस्ट के बारे में। इनफॉर्मल में आप मार्केट के बारे में नहीं ध्यान देते। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक सिंपल सा हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी है, हमें प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी मिलेगी, उसको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है और जहाँ हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी वो कहलाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। Then our next topic is informalization of workforce is defined as a situation where percentage of workforce in a formal sector tend to decline than in informal sector. मतलब परमानेंट जॉब के परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। Now our last and then second last topics are coming. That is journal topic. आपने अभी तक पढ़े ही होंगे. That is unemployment. Unemployment का मतलब क्या होता है सबको मालूम है? पर्सन काम करना चाहता है बट तो भी उसको काम नहीं मिलता उस वेज रेट पे, तो उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट इनने 3 टाइप की दी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आप सब जानते हो कि किसी के खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि एक भी काम करता है तब भी इसका बेनिफिट मिलता है, 5 भी काम कर रहे हैं तब तक बेनिफिट मिल रहा है, तो उस चीज़ को कहा जाता है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर सीजनल वर्कर्स, सीज़न के टाइम पे उनके पास काम होता है, आफ्टर सीज़न उनके पास काम नहीं रहता। जैसे ठंड के मौसम में नेपालीज तिब्बतीज़ आते हैं, उसके बाद उनको फिर जॉब से उनका सीज़न ख़त्म तो उनके पास फिर वर्कआउट नहीं होता। दिवाली होली के सीज़न में उनके पास बॉम रंगों की दुकानें खुल जाती हैं, आफ्टर दैट फिर उनका जॉब नहीं रहता। ऐसे पर्सन कहलाते हैं सीजनल वर्कर्स। सीज़न के टाइम पे जॉब है, आफ्टर सीज़न दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब। एंड देन नेक्स्ट आपका है, बस आपके 2 ही टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट दिए हैं। नाउ कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हमारी कंट्री में क्या कारण है बेरोज़गारी के? कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के क्या क्या कारण हैं? तो बेरोज़गारी का सबसे पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होती है। हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड से धीरे धीरे डेवलप हो रही है, डेवलपिंग हो रही है, बट डेवलप नहीं हो पा रही है। हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर्स ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। तो पहला कारण ये है। दूसरा, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन उतनी जल्दी बढ़ती है
कि हमारी कंट्री में जितनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा पॉपुलेशन है. देन थर्ड, एग्रीकल्चरल अ सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर जो एक अंडर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर इज़ एन अंडर डेवलप्ड इन इंडिया. एग्रीकल्चर एक अंडर डेवलप्ड टेक्निक बन गई है हमारी इंडिया में, क्योंकि एक ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बन गई है. सीज़न के टाइम पे आपके पास जॉब होती है, जो खेती करता है उनके पास सीज़न के टाइम पे जॉब होती है, आफ्टर सीज़न उनके पास जॉब नहीं होते, तो वो एक सीजनल वर्कर्स कहलाते हैं. तो ये एक बेरोज़गारी का मेन कारण बन जाता है. लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रेनेज वाटर नहीं मिलता, जिसके कारण बेरोज़गारी हो रही है. उनने जो अनाज उगाया, पानी के कारण पूरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पानी नहीं मिलता टाइम से. तो ये हमारी कंट्री में पॉवर्टी का मेन कारण हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का मेन कारण हो जाता है. जॉइंट फैमिली सिस्टम, फैमिलीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, लोग ज़्यादा हैं, सर्वाइव करने वाला कम है, अर्निंग पर्सन कम है. मेंटालिटी है कि वुमेन्स वर्कआउट नहीं करेंगी, बस मेल वर्कआउट करेंगे, जिनके कारण बेरोज़गारी होती है. फिर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बिग इंडस्ट्री खुद ही अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती है. फिर लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास इनकम उतनी है नहीं, तो वो सेव कुछ कर नहीं पाते फ्यूचर के लिए, तो इन्वेस्ट भी नहीं होता. मोबिलिटी ऑफ लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब के लिए, जहाँ जाकर उनको जॉब भी नहीं मिलती. तो ये सारे कारण बन जाते हैं हमारी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट के मेन कारण. देन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स बनाई हैं ताकि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके. तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने सबसे पहले पॉवर्टी हटाने की प्रॉब्लम को कोशिश करी. उनने कहा जब गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सेकेंड, उनने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि गवर्नमेंट पॉवर्टी को ख़त्म कर सके, जड़ से ख़त्म कर सके गरीबों को. फिर उनने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी हुई हैं उनसे रिलेटेड उनने डीप स्ट्रगल करा है. अलग अलग जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सब स्कीम्स चालू करी हैं. स्वराज जनधन स्वराज रोजगार योजना, ये सारी जयंती, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चालू करी है ताकि लोगों को जॉब मिल सके. फिर आपको यहाँ मेन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो बनाए हैं उनका मेन कारण है कंट्री की डेवलपमेंट करना. उनने प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें एलपीजी आई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे कंट्री में डेवलपमेंट हो. वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया जिसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है, जिसमें वर्कर्स को कम से कम 100 दिन का जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा. तो ऐसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम चालू करी, बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई है बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए. देन लास्ट टॉपिक, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. हमारी गवर्नमेंट जी ने ये स्किल बना के रखी है. स्किल इंडिया मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए. जब लोग काम कर कर सीखेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलेगा, जिसको कहा जाता है स्किल इंडिया. मेक इन इंडिया कैंपेन हमारा आप जानते ही हो, हमारी इंडिया में मेक इन इंडिया बनाना है. दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी कंट्री का हो. एंड स्टार्टअप इंडिया मीन्स न्यू प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में लॉन्च करे जा रहे हैं ताकि जिसमें फ्रेशर्स को भी जॉब मिल रही है स्टार्टअप इंडिया में. तो नए नए फ्रेशर्स को जब उसमें जॉब मिलेगी तो वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हो जाएंगे, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी. तो ये सब स्कीम्स हमारी यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह में चालू करी गई हैं, जिससे हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए. सो होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन. Keep studying.